82nd क्वेश्चन में इक्वेशन, आई विल राइट डाउन द इक्वेशन फर्स्ट. थ्राइस Br2 plus 6NaOH is giving you 5NaBr plus NaBrO3 plus thrice H2O. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये कैसा रिएक्शन है. यहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0. NaBr में इट इज -1. NaBrO3 में यू कैन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर. लेट Br बी X. Na का आपको पता है इज इक्वल टू 1 + 1. 3 ऑक्सीजन्स है तो इट विल बी -2 फॉर 1 ऑक्सीजन. तो 3 के लिए इट विल बी -6. एज अ होल इट इज 0. सो X - 5 इज इक्वल टू 0. X विल बी +5. तो Br देखिए क्या हुआ. Br को ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हुआ एंड इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और 0 से -1 जो Br गया यहां पे दैट इज रिडक्शन. रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रही है. दिस इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर टेकिंग प्लेस. तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है. तो इस केस में जब आपने इक्विवेलेंट वेट निकालना है Br2 का, तो यू हैव टू चेक कि कितना चेंज हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, कितने लूज हुए या कितने गेन हुए. Br2 0 से +5 गया. तो दैट मीन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन लॉस्ट? 5. माइंड इट कि यहां पे इस डिस्प्रोपोर्शनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन में मैं पूरे रिएक्शन के लिए चेंज निकाल रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स की. 3 Br2s के लिए 0 से +5 पे जाने का मतलब है कि 5 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं फॉर होल ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स और इतने ही गेन हुए हैं -5. अगर इसको स्टोइकोमेट्री को भी कंसीडर करें, 0 से -5 गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 0 से +5 5 लूज हुए. तो नेचुरल है जितने लूज होंगे उतने गेन भी होंगे. तो एज अ होल इस पूरे रिएक्शन के लिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मैंने निकाला या चेंज इन इलेक्ट्रॉन जो निकाला मैंने दैट इज 5. 3 मॉलिक्यूल्स के लिए इट इज 5. एक मॉलिक्यूल के लिए, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो एक मॉलिक्यूल के लिए आपने चेंज निकालनी है इलेक्ट्रॉन्स की. एक मॉलिक्यूल के लिए दिस विल बी 5/3. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव कैलकुलेटेड द चेंज इन द इलेक्ट्रॉन्स या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर कहेंगे गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल आई हैव कैलकुलेटेड एंड इट is equal to 5/3. और इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल. So loss of gain of electrons per molecule is 5/3. Molecular weight of Br2 is 160. So it will be 160 divided by 5/3. So answer will be 32 into 3, that is 96. So इस क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से देखिए कि इस क्वेश्चन में मैंने निकाला है कितना लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का या कितना गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का पर मॉलिक्यूल निकाला. 3 मॉलिक्यूल्स के लिए Br2 के लिए देखिए यहां 0 से चेंज है +5 तक और 0 से चेंज है -1 तक. तो एज अ होल निकाल रहा हूं मैं कि पूरे मॉलिक्यूल के लिए इट विल बी 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड. जितने गेन हुए उतने लूज होंगे. तो 5 का जो चेंज है बट दैट चेंज इज फॉर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ Br2. एक मॉलिक्यूल के लिए चेंज विल बी 5/3. So equivalent weight will be molecular weight divided by loss or gain of electrons, loss or gain of electrons per molecule. So 5/3 is the loss or gain of the electrons per molecule. Molecular weight of Br2 is 160 divided by 5/3. So answer will be 96 in this case, D option. Next question, 83rd question. And 83rd question says that 1 liters of N2 combines with 3 liters of H2 to form 2 liters of NH3 under the same conditions. This illustrates the ratio of gases जो है under the same conditions क्या है ratio 1:3:2. So what is this law? This is Gay-Lussac's law of combining volumes.
या Gay-Lussac's law of gaseous volumes? D will be the answer. Next question, 84th question. 84th question says that in one experiment 20 milliliter of decinormal HCl solution and 10 milliliter of decinormal AgNO3 solution were mixed with each other. AgCl was precipitated. The residual acidic solution was titrated against decinormal NaOH solution. The volume of NaOH solution used will be or used is. First of all, इस क्वेश्चन में आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा बैलेंस फॉर्म में. HCl और AgNO3 का रिएक्शन बोल रहे हैं. This will be AgCl plus HNO3. These will be the products. और उसके बाद देखिए उसने कहा कि in one experiment 20 milliliter of decinormal HCl solution and 10 milliliter of decinormal AgNO3 solution were mixed. इनके मिली इक्विवेलेंट्स ले लेते हैं दोनों के कि कितने मिली इक्विवेलेंट्स किस किस के कितने कितने मिली इक्विवेलेंट्स हैं. HCl के केस में मिली इक्विवेलेंट्स निकालिए. नॉर्मेलिटी डेसिनॉर्मल है, दैट मींस नॉर्मेलिटी इज 1/10 and volume HCl की 20. AgNO3, this is milli equivalents are AgNO3 के decinormal है 1/10 and volume is 10 milliliters. तो milli equivalents निकालिए. This will be 2 milli equivalents of HCl, AgNO3 के 1 milli equivalent. So what will be the limiting reactant in this case? Limiting reactant will be AgNO3. जब रिएक्शन होगा तो ये पूरा कंज्यूम हो जाना है. इसने कितना रह जाएगा? ये 0. इसने कितना कंज्यूम होना है? 1 ओनली. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर ग्राम इक्विवेलेंट दोनों के रिएक्ट होने हैं, दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स बराबर रिएक्ट होने हैं. ये पूरा कंज्यूम हो रहा है, 0 रह जाएगा. ये इसमें से 1 कंज्यूम हो जाएगा, 1 रह जाएगा. ये कितना बनेगा? 1 मिली इक्विवेलेंट. ये कितना बनेगा? 1 मिली इक्विवेलेंट. तो रेजिडुअल सॉल्यूशन जो है, जो बाकी लास्ट में जो सॉल्यूशन रह गई है उसमें कितने मिली इक्विवेलेंट्स एसिड के आ रहे हैं? 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl and 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ HNO3. अब इसमें कहा इसने कि रेजिडुअल एसिडिक सॉल्यूशन वाज टाइट्रेटेड अगेंस्ट decinormal NaOH solution. The volume of NaOH solution used is. एसिड जो बचा रेजिडुअल एसिड, उसकी जब न्यूट्रलाइजेशन करेंगे NaOH के साथ तो उसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब होगा तो मिली इक्विवेलेंट्स एसिड के शुड बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस. तो यहां पे देखिए 2 मिली इक्विवेलेंट्स आ गए एसिड के. 2 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड शुड बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस. और NaOH कितना होना चाहिए यूज? इसलिए डेसिनॉर्मल है 1/10 into volume of NaOH which has to be calculated. Volume of NaOH has to be calculated. This will be 10 into 2, 20 milliliters of NaOH should be used. एक बार फिर देखिए इस क्वेश्चन को. 84th question. In one experiment 20 milliliter of decinormal HCl solution, 20 milliliter of decinormal 1/10 HCl solution and 10 milliliter of decinormal AgNO3, they were reacted with each other and AgCl और HNO3 बना होगा. इनके मिली इक्विवेलेंट्स निकाले मैंने. इसके 2 मिली इक्विवेलेंट्स आए, इसका 1 मिली इक्विवेलेंट आया. जब रिएक्शन होगा तो जिसकी मिली इक्विवेलेंट्स कम हैं वो रिएक्ट हो जाएंगे पूरे. AgNO3 इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट इन दिस केस. ये पूरा रिएक्ट हो जाएगा, ये 0 रह जाएगा. ये 1 रिएक्ट होगा इसमें से, ये 1 रह जाएगा. और इसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स बनने, ये 1 बनेगा, ये 1 बनेगा. रेजिडुअल सॉल्यूशन में देखिए एसिड्स कौन से बच रहे हैं, क्योंकि NaOH यूज करना है, उसने न्यूट्रलाइज किसको करना है? एसिड्स को न्यूट्रलाइज करना है. HNO3 is 1 milli equivalent of HNO3 बन रहा है and 1 milli equivalent of HCl बन रहा है. तो there are 2 milli equivalents of acid as a whole जिसकी न्यूट्रलाइजेशन करेगा NaOH. तो जब न्यूट्रलाइजेशन होनी है तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड शुड बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH. और मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH क्या होंगे? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ NaOH. नॉर्मेलिटी दी हुई है उसने NaOH की डेसिनॉर्मल 1/10 इनटू वॉल्यूम इज V मिलीलीटर्स
and these are the milliequivalents of the acid too. You have to calculate V milliliters, that will be equal to 10 into 2, 20 milliliters will be the answer. Next question, 85th question, phenolphthalein is a suitable indicator for the titration of. Phenolphthalein itself is a weak acid और इसकी रेंज जो होती है that is 8 to 10. ये उन टाइट्रेशंस के लिए यूज होता है जिनकी रेंज होती है 8 to 10, स्लाइटली बेसिक, स्लाइटली एल्केलाइन. दिस यू हैव टू रिमेंबर कि पीएच की जो रेंज है, इसका फिनोप्थलीन की जो रेंज है दैट इज 8 to 10. अब आपने आंसर्स में देखना है कि कौन सी ऐसी सॉल्यूशन है दैट विल बी बेसिक, और आंसर विल बी बी, weak acid CH3COH and strong base NaOH. So it has to be B option CH3COH and NaOH, क्योंकि फर्स्ट केस में देखिए CH3COH जो है और NH4OH दोनों वीक हैं, वीक एसिड एंड वीक बेस. So it will not be the answer. 8 to 10 रेंज नहीं हो सकती इसकी. It has to be B, जिसमें कि बेसिक सोल्यूशन बनेगी अल्टीमेटली CH3COH plus NaOH. CH3COH is weak acid and NaOH is a strong base. It has to be B option phenolphthalein के केस में. 85th का B answer. You have to remember the range of phenolphthalein 8 to 10 pH. Next question, 86th question. The total number of electrons present in 18 milliliter of water, density given है water की 1 grams per milliliter. So 86th question, number of electrons निकालने हैं 18 milliliter of water में और density given है, and density of water is 1 grams per milliliter. 8 milliliter के corresponding 1 gram, तो 18 मिलीलीटर के कॉरस्पॉन्डिंग 18 ग्राम वाटर की बात हो रही है, और 18 ग्राम इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर. 18 ग्राम में हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? 6.022 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O. और एक मॉलिक्यूल जो होता है H2O का, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 molecule of H2O contains 1 molecule of H2O contains 8 plus 2, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक मॉलिक्यूल में. तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होने चाहिए? into 10. You will multiply it with 10. So number of electrons will be 6.022 into 10 raised to power 24 electrons will be the answer. 6.022 into 10 raised to power 24, C will be the answer. Next question, 87th question. If 10 raised to power 21 molecules are removed from 200 milligram of CO2, then the number of moles of CO2 left is. अब इस क्वेश्चन में पहले तो आपको जितने मॉलिक्यूल्स हैं 10 raised to power 21 मॉलिक्यूल्स, उनको कन्वर्ट करना है आपने मोल्स में. मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करना है मोल्स में, और ये मैंने अभी बताया पहले कि मॉलिक्यूल्स गिवन हो और आपको मोल्स में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करते हो आप? जितने मॉलिक्यूल्स हैं 10 raised to power 21 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10 raised to power 23. और ये भी मैंने बताया था कि 1 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये याद ही रखिए आप कि 1 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर होता है 1.66 into 10 raised to power -24. तो 1 divided by 6.022 into 10 raised to power 23 will be equal to 1.66 into 10 raised to power -24, और साथ में ऊपर है 10 raised to power 21. So this will be equal to 1.66 into 10 raised to power -3. These are the moles. 10 raised to power 21 molecules are equal to 1.66 into 10 raised to power -3 moles. इतने moles कहता है they are removed from 200 मिलीग्राम ऑफ CO2. अब 200 मिलीग्राम जो है CO2 का, उसको भी आपने नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है इसको. CO2 के केस में देखिए, CO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 44 ग्राम्स.
44 ग्राम्स ऑफ CO2 में कितने मोल्स होते हैं? 1 मोल। और कितने ग्राम्स दिए हुए इसने? 200 मिलीग्राम्स। 200 मिलीग्राम्स में कितने मोल्स होंगे ये निकालना है आपने। 200 मिलीग्राम्स मींस 200 into 10 raised to power -3 grams. They will be equal to 1 divided by 44 into 200 into 10 raised to power -3. If we calculate this, this will be equal to 4.54 into 10 raised to power -3. अब क्वेश्चन ये बनता है कि इतने मोल्स यहां से रिमूव कर दिए गए हैं। दैट मीन्स आपने क्या करना है? 4.54 इंटू 10 रेज टू पावर -3 माइनस 1.66 इंटू 10 रेज टू पावर -3, और इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करें आंसर विल बी 2.88 इंटू 10 रेज टू पावर -3, ए ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस में जैसे 87 था, देखिए मॉलिक्यूल्स को मोल्स में कन्वर्ट कीजिए। मॉलिक्यूल्स जितने दिए हुए 10 रेज टू पावर 21 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, मोल्स बन गए। और फिर CO2 के बारे में दिया है कि 200 मिलीग्राम CO2 है, 200 मिलीग्राम CO2 को मोल्स में कन्वर्ट करना है आपने। आपको पता है मॉलिक्यूलर मास होता है 44 ग्राम्स। 44 ग्राम्स में 1 मोल, 200 मिलीग्राम मींस 200 इंटू 10 रेज टू -3 में 1/44 इंटू 200 इंटू 10 रेज टू -3, 4.54 इंटू 10 रेज टू -3, इतने मोल्स इससे रिमूव किए गए हैं। तो 4.54 इंटू 10 रेज टू -3 माइनस 1.66 into 10 raised to power -3. Answer will be 2.88 into 10 raised to power -3. Next question, 100 milliliter of a mixture of NaOH and Na2SO4 is neutralized by 10 milliliter of 0.5 molar H2SO4. Hence, NaOH in 100 milliliter solution is, इसमें भी आपने मिली इक्विवेलेंट्स को इक्वेट करना है। क्वेश्चन नंबर 88। $100 milliliter of a mixture of NaOH and Na2SO4 is neutralized by 10 milliliter of 0.5 molar H2SO4. Hence NaOH in 100 milliliter solution is, मिली इक्विवेलेंट्स H2SO4 के निकाल लिए। मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 विल बी इक्वल टू, जो नॉर्मेलिटी होगी H2SO4 की, दैट विल बी 0.5 मोलर दिया हुआ H2SO4, नॉर्मेलिटी विल बी 0.5 into 2, that is 1. Normality into volume in milliliters, that is 10. 10 मिली इक्विवेलेंट्स आ गए H2SO4 के। और जब न्यूट्रलाइजेशन हो रही है तो इसमें NaOH के जो मिली इक्विवेलेंट्स होंगे उनको इक्वेट कर दीजिए आप। मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ जो बेसिक सॉल्यूशन है NaOH है उसमें, उसके मिली इक्विवेलेंट्स कैसे निकलेंगे? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम यूज्ड इज 100 मिलीलीटर, दोनों को इक्वेट कीजिए और उससे नॉर्मेलिटी निकल जाएगी NaOH की। तो N इंटू 100, this is equal to 10. So N will be equal to 10 upon 100. That is equal to 1 upon 10 आ गई नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH। आप उसने पूछा वैसे यहाँ पे कि hence NaOH in 100 milliliter solution is, कितने ग्राम्स NaOH है, that you have to calculate. Now you know that नॉर्मेलिटी जो होती है, वैसे नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट per liters of solution. This is the equation for normality. Normality की वैल्यू आ चुकी है NaOH की, that is 1/10. Number of gram equivalents of solute कैसे निकलेंगे? Weight upon the equivalent weight of NaOH, और weight you have to calculate, यही निकालना है आपको, let it be W. Equivalent weight of NaOH will be 40 is the molecular weight, 40 divided by 1, वैलेंसी इज 1 इन दिस केस, तो 40 जो है मॉलिक्यूलर वेट इसका, वही इक्विवेलेंट वेट होगा। साथ में लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन नीचे, लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन कितना लीटर्स दिया हुआ देखिए 100 मिलीलीटर। 100 को आप कन्वर्ट कर दोगे लीटर्स में, 100 डिवाइडेड बाय 1000, दिस यू हैव टू कैलकुलेट, दैट विल गिव द वेट ऑफ NaOH दैट हैज टू बी यूज्ड
and it will be equal to W is coming out to be in this case 0.4 grams. तो इस क्वेश्चन में एक बार फिर देखिए इस क्वेश्चन को, किसने कहा 100 मिलीलीटर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ NaOH एंड Na2SO4 is neutralized by 10 milliliter of 0.5 molar H2SO4. Hence NaOH in 100 milliliter solution is. तो न्यूट्रलाइजेशन होगी, NaOH will be neutralized by H2SO4 और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में मिली इक्विवेलेंट्स आपने दोनों के इक्वेट कर देने होते हैं. NaOH के मिली इक्विवेलेंट्स सबसे पहले मैं निकालूंगा H2SO4 के मिली इक्विवेलेंट्स, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स. H2SO4 की नॉर्मेलिटी मोलैरिटी की डबल होगी, तो दैट विल बी 1 इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स 10 आ गया. और मिली इक्विवेलेंट्स NaOH के निकालने हैं तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम यूज्ड NaOH वाली सॉल्यूशन की 100 मिलीलीटर, इनको इक्वेट कर दिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, n की वैल्यू निकाल ली 1/10 और नॉर्मेलिटी का इक्वेशन डालिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स. नॉर्मेलिटी की वैल्यू 1/10, number of gram equivalents of solute are weight upon the equivalent weight. Weight is W, जो निकालना है आपको. Equivalent weight will be molecular weight divided by valency. NaOH में molecular weight और equivalent weight equal है, 40 divided by 1 into 100 milliliter solution use करने को कही गई है, तो 100 divided by 1000, this will be 0.4 grams. Answer will be B option, 0.4 grams. Next question is 89th question. The number of gram molecules of oxygen in 6.02 into 10 raised to power 24 CO molecules is. Now he is asking for number of gram molecules of oxygen. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने क्या करना है कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेने हैं कि कितने ग्राम एटम्स होंगे अगर आप 6.02 into 10 raised to power 24 CO molecules consider करें. You have to calculate first of all number of gram atoms of oxygen. तो यहां पे देखिए आप कि 6.02 into 10 raised to 24 में इसने पूछा है, तो आपको पता है कि अगर 6.022 into 10 raised to power 23 molecules हों CO के, they will contain how many gram atoms of oxygen? 6.022 into 10 raised to power 23 molecules of CO means 1 mole of CO. These many molecules means 1 mole of CO, or 1 mole of CO में there will be 1 mole of oxygen atom. So the number of gram atoms or number of moles is 1 at the same thing. So CO के अगर एक 1 mole ले रहे हैं आप, तो that means 1 mole of oxygen will be present, or we can say that 1 gram atom of oxygen will be present अगर आप 6.022 into 10 raised to power 23 molecules CO के कंसिडर करते हैं, that will contain 1 gram atom of oxygen. और he is asking for number of gram atoms in 6.022 into 10 raised to power 24. तो अगर इतने molecules लें CO के, they will have 1 divided by 6.022 into 10 raised to power 23 into 6.022 into 10 raised to power 24, they are equal to 10 gram atoms of oxygen. तो अगर ऑक्सीजन के 10 ग्राम एटम्स हैं तो इसमें ग्राम मॉलिक्यूल्स कितने होने चाहिए? 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स. बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर 10 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, 10 एटम्स हो ऑक्सीजन के, तो कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे ऑक्सीजन के? 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. तो सिमिलरली अगर सबसे पहले आप इसमें ग्राम एटम्स निकाल लें कि 10 ग्राम एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 प्रेजेंट इन दिस केस विल बी 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स. सो आंसर विल बी 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स, दैट इज बी.
89th क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए इसको. द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 6.02 into 10 raised to power 24 CO molecules is. आपको पता है कि अगर 1 मोल हो CO, 1 मोल मीन्स 6.022 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स अगर CO के हों तो उसमें 1 मोल होगा ऑक्सीजन एटम का. और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मींस 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन. तो आपको ये रिलेशन मिलता है मॉलिक्यूल्स और ग्राम एटम्स में कि 6.022 into 10 raised to power 23 molecules of CO will be equal to 1 gram atom of O. और इतने मॉलिक्यूल्स में 6.022 into 10 raised to power 24 molecules of CO में they will be 10 gram atoms of oxygen. और अगर ग्राम एटम्स पता चल गया आपको ऑक्सीजन के तो ग्राम मॉलिक्यूल्स विल बी half of this. That means 5 gram molecules of O2 will be present in this case. 90th question, next question. 254 gram of iodine and 142 gram of chlorine are made to react completely to give a mixture of ICl and ICl3. The moles of each one formed is. अब इस क्वेश्चन में first of all you have to write the equation, balanced chemical equation. He is saying कि आयोडीन रिएक्ट कर रही है क्लोरीन के साथ और क्या क्या बनेगा. क्वेश्चन नंबर 90th, I2 plus Cl2 are made to react completely to give a mixture of ICl and ICl3. So if we balance this, this will be I2 plus twice Cl2 giving you ICl plus ICl3. This is the balanced chemical equation. I2, 1 mole of I2, इसको आप इसका molecular mass निकालिए. इसने दिया हुआ 254 gram of iodine is reacting with 142 grams of chlorine. I का जो atomic mass होता है that is 127. So I2 का जो molecular mass आएगा that will be 127 plus 127, that will be equal to 254 only. जितना उसने ग्राम्स दिए हुए हैं आयोडीन जितनी रिएक्ट कर रही है. और 2Cl2 का पूरा मास निकालें, अगर इसका दो मॉलिक्यूल्स जो Cl2 के हैं उनका मास निकालें तो Cl plus Cl that will be 35.5 plus 35.5, 71 into 2, that will be equal to 142. तो इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखिए कि 1 मोल I2 का that is reacting with 2 moles of Cl2. That means 1 mole of I2 means 254 gram of iodine is reacting with 2 moles of Cl2 means 142 grams of Cl2. और अगर ऐसे रिएक्शन होता है जैसे दिया हुआ है इसने उसी अकॉर्डिंगली रिएक्शन होता है तो there will be formation of 1 mole of ICl and 1 mole of ICl3. तो आंसर हैज टू बी 1 mole of ICl and 1 mole of ICl3. इसमें सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है आपने. उसके बाद आपने मासेस निकालने किस हिसाब से ये रिएक्ट कर रही है. I2 का 1 मोल मींस 254 ग्राम्स, 2 मोल्स क्लोरीन के मींस 142 ग्राम्स. और इसी के अकॉर्डिंग वहां पे क्वेश्चन में गिवन है कि 254 ग्राम्स ऑफ I2 इज रिएक्टिंग विद 142 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन. दैट मींस ही इज सेइंग दैट 1 mole of I2 is reacting with 2 moles of Cl2. That means how many moles of ICl and ICl3 should be formed? 1 mole of ICl and 1 mole of ICl3. So it will be B option. Next question, 91st question. The number of moles of H2 in 0.224 liters of hydrogen gas at STP is. अब इस क्वेश्चन में आपको पता है कि STP पे बात हो रही है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस पे. 1 mole of any gas at STP is equal to 22.4 liters. 91st question. तो you know that 22.4 liters अगर हाइड्रोजन हो at STP उसके corresponding how many moles should be there? 1 mole. But he is asking that find out the number of moles in 0.224 liters of H2
at STP conditions. This will be 1 divided by 22.4 into 0.224, and this will be equal to, number of moles will come out to be 0.001. Answer will be C option, 0.01. Next question is 92nd question. 71 gram of chlorine combines with a metal giving 111 grams of its chloride. The chloride is isomorphous with the MgCl2.6H2O. The atomic mass of the metal is. सबसे पहले इसमें आपको इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है. 92nd क्वेश्चन. और ये है क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड के बेसिस पे, और क्लोराइड फॉर्मेशन के मेथड के बेसिस पे आपको फॉर्मूला बताया गया था कि इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ एलिमेंट, will be weight of element divided by weight of chlorine, or weight of chloride minus weight of element, that is weight of chlorine, into 35.5. This was the formula to calculate the equivalent weight of the element. तो यहां पे कह रहा है 71 grams of chlorine, chlorine is given 71 grams of chlorine, और weight of element कैसे निकलेगा? weight of element निकलेगा क्लोराइड माइनस weight of chlorine. जो मेटल क्लोराइड है उसका weight दिया हुआ 111, और क्लोरीन का weight is also given, that is 71. तो मेटल का जो weight निकलेगा, weight of element और weight of metal, that will be 111 minus 71, और that will be 40 into 35.5. This will give you the equivalent weight of the metal, and this is equal to, this will be equal to double of this twice and 20. But he is asking for the atomic mass of the metal. Now you know that equivalent weight और atomic weight में क्या relation होता है? Equivalent weight is equal to atomic weight divided by valency. वैलेंसी क्या होगी इस मेटल की? उसने कहा है द क्लोराइड इज आइसोमॉर्फस विद MgCl2. MgCl2 में Mg की क्या वैलेंसी है? इट इज +2. इट इज आइसोमॉर्फस विद MgCl2, दैट मींस उस मेटल की भी वैलेंसी क्या होनी चाहिए? +2 होनी चाहिए. तो वैलेंसी विल बी +2. इक्विवेलेंट वेट निकल चुका है 20. एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर एटॉमिक वेट विल बी 2 into 20, that is 40. So answer will be, it will be C option, 40. एक बार फिर देखिए इसको. ये था ऑन द बेसिस ऑफ क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला आपने याद रखना है क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड से. हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट? दिस विल बी इक्वल टू वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ क्लोरीन, और वेट ऑफ क्लोरीन कैन बी कैलकुलेटेड, अगर क्लोराइड और मेटल दिया होता तो वेट ऑफ क्लोराइड माइनस वेट ऑफ मेटल से आपको वेट ऑफ क्लोरीन मिलनी थी, पर इसमें वेट ऑफ क्लोरीन इज गिवन, बट वेट ऑफ मेटल और वेट ऑफ एलिमेंट डायरेक्टली गिवन नहीं है. तो इसमें आपने वेट ऑफ मेटल कैसे निकालना है? वेट ऑफ क्लोराइड माइनस वेट ऑफ क्लोरीन, दैट इज 111 minus 71, that will be equal to 40, divided by weight of chlorine is 71 into 35.5. This will give you the equivalent weight, and equivalent weight is 20. Now you will use the relation. Equivalent weight क्या होता है? Atomic weight divided by valency. Valency क्या होनी है? क्लोराइड बोलता है आइसोमॉर्फस है विद MgCl2.6H2O. That means क्योंकि MgCl2 में Mg का वैलेंसी इज +2, तो उस क्लोराइड में जो कि आइसोमॉर्फस है विद MgCl2, that will also be +2. वैलेंसी में ले रहा हूं यहां पे +2. The atomic weight will be 20 into 2, that is 40. Option is C. Next question, 93rd question. How many moles of electrons weigh 1 kilogram? How many moles of electrons weigh 1 kilogram?
क्वेश्चन नंबर 93। तो आपको पता है, इसमें याद होना चाहिए सबसे पहले तो कि एक इलेक्ट्रॉन का क्या मास होता है, दैट इज 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31। 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31 केजी अगर मास हो तो दैट विल हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन। और ये बोल रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वे 1 केजी। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि 1 केजी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर हम 1 केजी लें तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 1 divided by 9.1 into 10 raised to power minus 31 electrons. But he is asking for how many moles. तो आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर मोल्स में कन्वर्ट करना है, जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मोल्स में कन्वर्ट करना होता था तो हम कैसे करते थे, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स will be equal to जितने ये इलेक्ट्रॉन्स हैं into 10 raised to minus 31 divided by Avogadro number 6.02 into 10 raised to power 23। और इसको सॉल्व करें अगर तो आंसर हैज टू बी डी ऑप्शन 1.91 divided by 9.108 into 10 raised to power 8। it will be 1 divided by 9.1 into 6.02 और इनको ऊपर लेके जाए 10 रेज़ टू पावर 31 हो जाएगा पॉजिटिव में, एंड दिस विल बी 10 रेज़ टू पावर माइनस 23, दिस विल बी 10 रेज़ टू पावर 8। सो दिस इज ऑप्शन डी। तो देखिए इस क्वेश्चन में यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर द mass of one electron and that is 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg। अगर इतना kg हो 9.1 into 10 raised to minus 31 kg, उसमें होने हैं 1 इलेक्ट्रॉन। और 1 kg की अगर बात हो, 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 divided by 9.1 into 10 raised to power minus 31 इलेक्ट्रॉन्स। और उसने क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स पूछे इलेक्ट्रॉन्स के, तो मोल्स नंबर को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए आपने इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया एंड दैट केम आउट टू बी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 94th क्वेश्चन, ए मोलर सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ अ सोल्यूट इन। तो मोलैरिटी की डेफिनेशन कहती है कि मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। और अगर a molar solution is one, a molar solution is one that contains 1 mole of the solute in 1 liter of solution। 1 molar कब होगी solution, अगर 1 मोल solute का 1 liter of solution में dissolved हो। तो it has to be C option, 1 liter of the solution। 95th question, the simplest formula of a compound containing 50% of element X, atomic mass is given 10 and 50% of element Y, atomic mass 20 is। simplest formula, empirical formula आपने निकालना है, you have to, इस केस में आपको टेबल बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 95th, तो X and Y की बात हो रही है and second percentages are given 50 and 50, these are percentages। now atomic masses are also given 10 and 20। next will be simplest this molar ratio, percentage divided by 10, atomic mass से divide करना है आपने, 50 upon 10 5 and 50 upon 20 is 5 by 2। convert it into simplest ratio, 2 से multiply करना पड़ेगा, so this will be 10 and 5, simplest whole number ratio will be 1:2। so X will be 2 and Y will be 1, so it has to be simplest ratio is X to Y 2:1, so it will be X to Y will be the simplest formula, empirical formula, and it will be B, X to Y। 96th question, next question, what will be the normality of a solution obtained by mixing 0.45 normal and 0.60 normal NaOH in the ratio 2:1 by volume। 96th question, what will be the normality of a solution obtained by mixing 0.45 normal and 0.60 normal NaOH in the ratio 2:1 by volume।
तो इसमें देखिए 0.45 को आप 2 मिलीलीटर मान लीजिए, यू हैव टू यूज दिस रिलेशन N1V1 प्लस N2V2 गिविंग यू N3V3 and V3 will be V1 plus V2. V3 has to be V1 plus V2. N1 जो लिया है that is 0.45. वॉल्यूम का रेशियो जो ले रहे हैं that is 2:1. एक को 2 मिलीलीटर मान ले तो दूसरा will be 1 मिलीलीटर. Let it be 2 और दूसरा क्या होना चाहिए, नॉर्मेलिटी क्या गिवन है 0.60 and this will be 1. रिजल्टिंग नॉर्मेलिटी निकालनी है रिजल्टिंग सॉल्यूशन की, वॉल्यूम क्या हो जाएगी उसकी 2 + 1 दैट इज 3. ये इक्वेशन बन जाएगी एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन आपको N3 कैलकुलेट करना है एंड N3 बाय कैलकुलेटिंग विल बी 0.5 नॉर्मल. देखिए ऐसे क्वेश्चन में व्हाट विल बी नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 0.45 normal and 0.60 normal NaOH in the ratio 2:1 by volume. You have to use the relation N1V1 plus N2V2 giving you N3V3 and V3 will be sum of V1 and V2. अगर एक इसको 2 मिलीलीटर माने this will be 1 मिलीलीटर क्योंकि उसने रेशियो जो बोला है that has to be 2:1 by volume. तो 2:1 that means 2 milliliter and 1 milliliter. The resulting volume will be 3 milliliters. N1 जो बोला है that is 0.45, N2 is also given 0.60. So I have used the relation N1V1 plus N2V2 is equal to N3V3 and answer will be 0.5 normal, B option. Next question, 97th question. The pair of species having same percentage of carbon is. तो देखिए इसमें परसेंटेजेस पूरी निकालने की जरूरत नहीं है, आपने ये देखना है कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं ऑप्शंस में दोनों मॉलिक्यूल जिनका एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम आ रहा है. जिनके एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होंगे तो नेचुरल है उनमें परसेंटेजेस ऑफ कार्बन भी सेम होंगी. 97th क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन CH3COOH and second is C6H12O6. रेशियो देखिए इसमें कार्बन्स कितने हैं C2, हाइड्रोजन्स कितने हैं 4 and ऑक्सीजन्स कितने हैं 2. So what will be ratio of carbon, hydrogen and oxygen? This will be CH2 and O. इसमें भी ऐसे निकाल दीजिए सिंपलेस्ट रेशियो CH2 and O. That means इसमें देखिए दोनों का empirical formula is same. Therefore, percentages of carbon in both the cases will also be same. Percentages of hydrogen in both the cases will also be same. Similarly, oxygen की जो percentage होगी दोनों में that will also be same. तो पूरा percentages निकालने की कोई जरूरत नहीं है. ऐसा जब क्वेश्चन आए तो आपको क्या देखना है, ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनका एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम आ रहा है, ऑप्शंस में जाना है आपको. और इसमें तो पहली ऑप्शन आ रही है CH3COH जो है C2H4O2 लिखा जा सकता है और इसमें सिंपलेस्ट रेशियो देखिए इसका CH2O. सिमिलरली C6H12O6 में भी रेशियो देखिए CH2O. सो दिस विल बी द आंसर. फर्स्ट A, 97th का A will be the correct answer. 98th question. 224 milliliter of a triatomic gas weighs 1 gram at 273 Kelvin and 1 atmosphere. The mass of one atom of this gas is. एक एटम का मास निकालना है आपने और गैस दी हुई है ये ट्राइएटॉमिक. तो सबसे पहले देखिए आपने इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना गैस का. आपको दिया हुआ है कि 2 to 4 मिलीलीटर ऑफ दिस गैस इज इक्वल टू 1 ग्राम्स. और आपको पता है एसटीपी कंडीशंस पे, क्योंकि कंडीशंस एसटीपी हैं 273 केल्विन दिया हुआ, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया हुआ है. और एसटीपी कंडीशंस पे 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ दैट गैस और इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस. 224 मिलीलीटर 1 ग्राम के बराबर है, तो 22.4 लीटर्स और 22400 मिलीलीटर्स will be equal to how many grams? 1 divided by 224 into 22400. That means 100 grams.
This will be the molecular mass of that gas, 100 grams, which corresponds to 22400 milliliter will be the molecular mass of that gas, particular gas. ट्राइएटॉमिक गैस है और उसमें एक एटम का मास पूछ रहा है वो, तो X3 जो है, एक मोल ऑफ X3 का मास आ गया इतना, और 1 मोल ऑफ X3 में 1 mole of X3 में how many molecules should be present? 1 mole of X3 में 6.023 into 10 raised to power 23 molecules का mass जो है that is 100 grams, but he is asking for mass of one atom. अब इसको देखिए, अगर एक molecule X3 का हो तो उसमें कितने atoms होंगे? X वाले 3, और इतने molecules अगर हों X3 के तो कितने atoms होने चाहिए? 3 into 6.023 into 10 raised to power 23, उसका जो मास है that is 100 grams. तो एक एटम का कितना मास होना चाहिए? 100 divided by 3 into 6.023 into 10 raised to power 23, and if you solve this, this will be equal to 5.53 into 10 raised to power minus 23 grams. तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है, और अगर आपको गैस की कोई मिलीलीटर्स गिवन है और वेट में रेशियो दिया हुआ है तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि 22400 मिलीलीटर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मास है वो निकालना है यूनिटरी मेथड से, और जो मास आएगा 22,400 मिलीलीटर के कॉरेस्पॉन्डिंग एसटीपी कंडीशंस पे जो भी मास होगा दैट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैस. तो इस केस में X3 का मॉलिक्यूलर मास आ गया 100 ग्राम्स. दैट मींस 1 मोल ऑफ X3 इज इक्वल टू 100 ग्राम्स, और 1 मोल ऑफ X3 मींस हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? 6.023 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स. और क्योंकि एक मॉलिक्यूल में ट्राइटॉमिक गैस है, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होते हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में 3 into the एवोगैड्रो नंबर एटम्स का जो मास होगा दैट विल बी 100 ग्राम्स. Therefore, एक एटम का मास जो होगा 100 divided by this number, and that will be 5.53 into 10 raised to power minus 23 grams. That is the C option. Question number 99th. In a gaseous reaction of the type AA plus BB giving you CC plus DD, which is wrong? The option is A liter of A combines with B liters of B to give C and D. So A liters of A combines with B liters of B, this is correct. B, A moles of A combine with B moles of B to give C and D, this is also correct. A grams of A combines with B grams of B to give C and D, this will be incorrect. This C option is incorrect option in this case, so this will be wrong. क्योंकि जब भी ये जो coefficients given होते हैं आपको, उससे क्या signify होता है? Liters, A liters of A, B liters of B, that is correct. Molecules भी correct हैं, moles भी correct हैं, but this cannot be A grams of A combines with B grams of B to give C and D. So C is the right answer in case of 99th question. 100th question is, which of the following samples will have same volume under similar conditions as possessed by 9.1 into 10 raised to power 23 helium atoms? So this question, 100th question is, same condition, similar conditions पे बात हो रही है, same volume पूछा है इसने. तो ये पता है आपको कि equal volumes of all the gases at STP, or we can say that at similar temperature and pressure conditions should have equal number of molecules. This is Avogadro's hypothesis. Equal volumes of all the gases at similar temperature and pressure conditions should have equal number of molecules. तो इस other way round is also correct कि अगर molecules, number of molecules are same and similar conditions of temperature and pressure, that means those gases should have equal volumes.
मॉलिक्यूल्स अगर सेम हो तो वॉल्यूम्स भी सेम होनी चाहिए अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर दो गैसेस की। तो यहां पे देखिए बस इसमें यहां पे ये पजल किया हुआ कि हीलियम एटम्स हैं। हीलियम जो है दैट इज अ मोनो एटॉमिक गैस, तो आप इसमें मॉलिक्यूल्स ना लेके एंटिटीज ले लीजिए। गैसेस के केस में एंटिटीज कंसिडर कर लीजिए कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस एट सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड हैव इक्वल पार्टिकल्स और इक्वल नंबर ऑफ एंटिटीज इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो दैट आप पजल ना हो इस केस में, हीलियम वाले केस में। तो अगर हीलियम के जो एंटिटीज हैं दे आर 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर 23, तो उतने ही मॉलिक्यूल्स दूसरी गैस में होने चाहिए अगर वॉल्यूम्स सेम हो, अंडर वॉल्यूम सेम करनी है आपने अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। दैट मींस आंसर ऐसा देखना है जिसमें 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स हो और वो हो गैस के मॉलिक्यूल्स, किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स। तो ए विल बी करेक्ट आंसर बिकॉज 9.1 into 10 raised to power 23 molecules of CO2 under similar conditions of temperature and pressure जैसा helium है, it will also have same volume. It will also have same volume. It cannot be B because oxygen atoms की बात हो रही है, it is not a gas. Oxygen atom जो है atomic form में जो oxygen ले रहे हैं that will not be a gas. C options देखिए, nitrogen atoms that is not a gas. लास्ट में देखिए सोडियम क्लोराइड यूनिट दैट इज नॉट अ गैस। तो यहां तो वैसे ही क्लियर है कि इट हैज टू बी अ गैस। फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर में क्या आनी चाहिए, गैस आनी चाहिए। और गैस, उस गैस के मॉलिक्यूल्स कितने होने चाहिए, जितने हीलियम के एंटिटीज लिए, हीलियम के एटम्स लिए हुए हैं। और हीलियम के केस में कितना लिया हुआ, 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर 23 हीलियम एटम्स। सो आंसर विल बी ए 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर 23 molecules of CO2. So this was mole concept